कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां का सुप्रीम कोर्ट और डांस क्लब एक ही हो? आज हम झारखंड के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसी ही कमाल की शासन व्यवस्था को समझने के लिए जिसका नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। और ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं थी, बल्कि ये लोगों के जीने का एक पूरा तरीका था। तो चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। साथ में कल्पना करते हैं कि हम कई सदियों पहले के झारखंड के घने जंगलों में पहुंच गए हैं, ये देखने के लिए कि कैसे एक समाज बिल्कुल जीरो से खड़ा होता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक मुंडा परिवार से। वो जंगल के एक हिस्से को साफ करता है ताकि वहां अपना घर बना सके, अपना भविष्य बना सके। और बस उसी पहली कुल्हाड़ी के वार के साथ मुंडा शासन व्यवस्था की नींव पड़ जाती है। इस जमीन को कहा जाता है खुंटिकट्टी भूमि। यहां खूट का मतलब होता है परिवार। तो समझिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनके इतिहास और उनकी पहचान का एक जीता जागता सबूत था। तो ठीक है, गांव बस गया। अब जैसे जैसे समुदाय बढ़ने लगा, जरूरत महसूस हुई एक सिस्टम की, लीडरशिप की, ताकि गांव का जीवन आराम से चल सके। तो दो तरह के लीडर्स सामने आए। और कमाल की बात यह थी कि ये दोनों भूमिका एक दूसरे को पूरा करती थीं। एक था मुंडा, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, मतलब सारे प्रशासनिक काम, झगड़े सुलझाना, ये सब उसके जिम्मे था। और दूसरा था पाहन, गांव का धार्मिक प्रमुख। उसका काम था पूजा पाठ करवाना और ये पक्का करना कि देवी देवताओं का आशीर्वाद गांव पर बना रहे। मतलब पावर का कितना सही बैलेंस था। एक दुनियावी मामले देख रहा है तो दूसरा आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान रख रहा है। अच्छा, तो इन लीडर्स को कोई सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि उनकी सेवा के सम्मान में उन्हें टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। पाहन को जो जमीन मिलती थी उसे कहते थे डाली कटारी भूमि। और हाँ, गांव को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो खास पूजा होती थी, उसके खर्चे के लिए एक और जमीन दी जाती थी जिसका नाम था भूत खेता। अब सवाल यह है कि इन दोनों के बीच और गांव के लोगों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता था। उसके लिए भी एक पद था, महतो। आप कह सकते हैं कि महतो गांव का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। उसका काम था ये पक्का करना कि हर जरूरी सूचना सही समय पर सब तक पहुंच जाए। चलिए अब मुंडा जीवन की आत्मा को समझते हैं। उनका पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक तीन खास जगहों के इर्द गिर्द घूमता था। जी हां, सिर्फ ये तीन जगह, और इनको समझे बिना मुंडा समाज को समझना नामुमकिन है। ये तीन स्तंभ उनकी आस्था, उनके समाज और उनकी विरासत सबको एक साथ समेटे हुए थे। पहला है सरना, और ये कोई मंदिर या कोई बिल्डिंग नहीं है, ये है पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट। मुंडा लोगों का मानना था कि उनके गांव के देवता यहीं रहते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। दूसरा और शायद सबसे अनोखा है अखड़ा। ये गांव का धड़कता हुआ दिल था, एक खुली जगह जिसके काम अनेक थे। सोचिए, अखाड़ा एक ही जगह पर गांव का सुप्रीम कोर्ट भी था और उसका डांस क्लब भी। दिन के समय यहां पंचायत बैठती थी, बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और जैसे ही शाम होती थी, वही जगह नाच गाने और त्योहारों का सेंटर बन जाती थी। कमाल है ना। और तीसरा स्तंभ है शासन, यानी गांव का कब्रिस्तान। यहां पर पूर्वजों की याद में पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं रखी जाती थीं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ यादगारी पत्थर नहीं थे। ये पत्थर, जिन्हें शासन दिरी कहते हैं, असल में उस परिवार के गांव से रिश्ते का सबसे पक्का सबूत थे। अगर कभी इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो शासन में रखा वो पत्थर ही फाइनल लैंड रिकॉर्ड माना जाता था। मतलब आपका कब्रिस्तान ही आपका लैंड रिकॉर्ड ऑफिस था। ठीक है, तो एक गांव का सिस्टम तो हमें समझ आ गया। लेकिन तब क्या होता था जब दो गांवों के बीच कोई विवाद हो जाए? उस मामले को कौन सुलझाता था? तो यहीं पे ये सिस्टम और बड़ा और मजेदार हो जाता है। ऐसे मामलों के लिए 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता था, जिसे कहते थे पट्टी। और इस पट्टी का जो हेड होता था, उसे मानकी कहते थे। मानकी एक तरह से हायर कोर्ट की तरह काम करता था, जहां गांव के फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी। तो हमारे पास गांव के लेवल पे मुंडा है, उसके ऊपर पट्टी के लेवल पे मानकी है। लेकिन सबसे ऊपर कौन था? इस पूरे सिस्टम का सुप्रीम हेड कौन था? अब तक हमने देखा कि मुंडा और मानकी के पद खानदानी थे, मतलब परंपरा को पूरा सम्मान दिया गया था। लेकिन जब बात आई सबसे ऊंचे पद की, तो इस सिस्टम ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही मॉडर्न मोड़ लिया। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो सर्वोच्च प्रमुख था, जिसे पढ़ा राजा कहा जाता था, उसका चुनाव होता था, उसे इलेक्ट किया जाता था।
सोचिए, स्थानीय लेवल पर परंपरा और सबसे ऊंचे लेवल पर मेरिट, मतलब जो सबसे ज्यादा काबिल होगा वही राजा बनेगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो। क्या शानदार बैलेंस था। और पढ़ा राजा अकेले काम नहीं करता था भाई, उसकी अपनी एक पूरी कैबिनेट थी, एक पूरा मंत्रिमंडल जिसमें ठाकुर, दीवान, पांडे जो दस्तावेज संभालता था, सिपाही और यहां तक कि लाल नाम के एक वकील भी होता था। ये दिखाता है कि ये कोई कच्ची पक्की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और आत्मनिर्भर सिस्टम था। ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि आज के मॉडर्न समय में जब हर जगह सरकारी पंचायतें हैं, कोर्ट्स हैं, तो इस पुरानी व्यवस्था की क्या अहमियत है? ये सच है कि पंचायती राज सिस्टम के आने से इनकी कानूनी ताकतें कम हुई हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इनका महत्व आज भी बहुत मजबूत है। आपको शायद यकीन न हो, पर झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी पुलिस या कोर्ट जाने से पहले अपने मामले लेकर मानकी या पढ़ा राजा के पास ही जाते हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी है, भरोसा। ये उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है, जहां फैसले जल्दी और आपसी सहमति से होते हैं। और ये हमें सिखाता है कि जो व्यवस्था समुदाय की जड़ों से जुड़ी हो, उसे सिर्फ कानून बदलकर खत्म नहीं किया जा सकता। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की हमारी जो मॉडर्न शासन प्रणालियां हैं, जो अक्सर आम लोगों से बहुत दूर महसूस होती हैं, क्या वे इस व्यवस्था से कुछ सीख सकती हैं? क्या हम अपने समुदायों में अखड़ा जैसी जगहें फिर से बना सकते हैं, जहां फैसले और उत्सव एक साथ हों, जहां प्रशासन लोगों से दूर न लगे? इस पर जरूर सोचना चाहिए।